नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना। आधुनिक भारत का इतिहास और चैप्टर नंबर है 1। और चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय, ठीक है। साथ में पढ़ते चलिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, खुद से, तो इस जो साउंड है उसको म्यूट कर दीजिए और अपना खुद स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार प्रोविंशियल, है ना। चैप्टर नंबर 1 है आपका मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है, चलिए इसको कंप्लीट हम लोग देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए है आपका 1929, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1931 और ऑप्शन डी है 1932 और ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं या फिर इसमें से एक से अधिक। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 1929। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ए 1929 हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन आपका शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह जी द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने दिया था। सहजानंद सरस्वती जी ने दिया। उन्होंने 4 मार्च 1928 को 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की, है ना। 4 मार्च 1928 को, कब की बात है आपका? 4 मार्च 1928 को 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से क्या की थी? स्थापना की थी, है ना। 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से क्या की थी? उन्होंने स्थापना किया था। 1929 में इस सभा की गतिविधियों 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफी बड़े पैमाने पर आरंभ हुआ। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। स्वामी सहजानंद इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन आपका 1929 में हुआ था, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्लासी की युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए में है आपका राजा सिताब राय, ऑप्शन बी में है आपका मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन सी में आपका दुर्गादास और ऑप्शन डी में आपका पृथ्वीश चंद्र राय और ऑप्शन ई में इसमें से कोई नहीं या फिर इसमें से एक से अधिक। आंसर कौन हो जाएगा, बताइए। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय जी को नियुक्त किया गया था। किसको? राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब की हार हुई और युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था, ठीक है ना। तो किसकी हार हुई, बताइए। किसकी हार हुई थी प्लासी का युद्ध में? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। किसके कारण? मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की क्या हो गई? हार हो गई। हार के बाद युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया और
और राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। राजा सिताब राय को क्या बना दिया गया? बिहार का उप दीवान बना दिया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? बताइए। मुनरो के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ऑप्शन सी है आपका आयरकूट के नेतृत्व में, ऑप्शन डी है वेंसिटार्ट के नेतृत्व में, है ना, वेंसिटार्ट के नेतृत्व में, और ऑप्शन ई इसमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। क्या हो जाएगा आपका? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ रही थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी? बताइए। मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। किसके? मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही थी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, है ना। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध के नवाब, है ना, अवध के नवाब, जो बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मुगल बादशाह और अवध अवध के नवाब, है ना, सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाबों के संयुक्त सेनाओं के बीच 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था और तीनों सेना की टुकड़ी को अंग्रेज ने क्या किया था? हरा दिया था। ठीक है ना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध के जो नवाब थे वो उसका बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं, है ना, तीनों सेनाओं की संयुक्त सेना थी, सब मिलके क्या किया था? बक्सर का युद्ध लड़ा था। लेकिन 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये जो युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो गया। ये तीनों सेना की टुकड़ी पूरी तरह से पराजित हुआ और अंग्रेजों का क्या हो गया? जीत हुआ। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, निर्णायक जीत हुआ था किसका? अंग्रेजों का। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बताइए। मुर्शीद कुली खान ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने और शाह आलम ने, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक में से, इसमें से एक से अधिक। क्या हो जाएगा आपका? मुर्शीद कुली मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग का स्थापना किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने किया था। किसने किया था? बताइए। मुर्शीद कुली खां ने किया था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने के द्वारा किया गया था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया था, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को जमींदारी, है ना, बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया बताइए? बहुत ही जो जमींदारी तो इन्होंने सुधारने के लिए पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करना चालू कर दिया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों और साहूकार से क्या लेना पड़ता था? उसे उधार लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? उसे उधार लेना पड़ता था, है ना। उसे क्या लेना पड़ता था? उसे उधार लेना पड़ता था, है ना।
और उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रथा के तहत क्या करना पड़ता था बताइए? किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य बोले तो नवाब और धनी महाजनों तथा वाणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा वाणिक जनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी बताइए? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था बताइए? 1739 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? बक्सर का युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था, है ना? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था बताइए? नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पानीपत का युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध कब बताइए? 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। तो सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था बताइए? सबसे पहले आक्रमण हुआ था आपका नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। कब? 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया, है ना? शाहजहां द्वारा बनाया गया जो मयूर सिंहासन था ना, वो भी क्या किया? अपने साथ ले गया था। कौन? नादिर शाह। उसका प्लासी का युद्ध की बात करते थे। प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। लेकिन मीर जाफर के विश्वासघात के कारण जो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला क्या कर गया था? हार गया था। ठीक है ना? आपका पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हुआ था? आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कौन सा युद्ध हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण किया था किस पर? भारत पर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ये सही। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर देते रहिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या? किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बताइए किसकी सहायता से किया था ये काम? किसकी सहायता से किया था? किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? पहला आपका डच विशेषज्ञ की सहायता से, ब्रिटिश विशेषज्ञ की सहायता से, स्पेनिश विशेषज्ञ की सहायता से और फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। ठीक है ना? कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए? किस किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किसके सहायता से? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से ऐसा हुआ था। फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से ऐसा हुआ था। ठीक है ना? बनाया था। ऑप्शन डी।
सही हो जाएगा। हैदर अली, हैदर अली आपका दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य। हैदर अली आपका दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के क्या था, आपका सुल्तान था। हैदर अली कहाँ का सुल्तान था बताइए। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान था। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। हैदर अली का जो बचपन का नाम क्या था, आपका हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान था, ठीक है ना। हैदर अली कौन था बताइए। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान था। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। क्या था उसका बचपन का नाम, हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से क्या किया था इसने स्थापित किया था, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या है। जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां ने, तीसरा ऑप्शन है शिवाजी ने और चौथा ऑप्शन है आपका महाराजा जय सिंह ने। किसने करवाया था बोलिए जल्दी। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था। अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, है ना। तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेद वेदशालाओं का भी निर्माण करवाया था। दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थिति। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, है ना। अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे कौन, महाराजा जय सिंह, ठीक है ना। महाराजा कौन, जय सिंह। चलिए 2 नंबर चैप्टर क्या है बताइए। 2 नंबर चैप्टर है आपका यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन क्या है। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। पहला ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था आपका, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध में, और प्रथम कर्नाटक युद्ध में, प्लासी का युद्ध में, बक्सर का युद्ध में। किस में किया था बोलिए। तो वांडीवास का युद्ध में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था का एक हिस्सा था। वांडीवास का युद्ध आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1763 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, ठीक है ना। और तीसरा कर्नाटक युद्ध आपका 1763 ईस्वी में पेरिस 1763 ईस्वी में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1746 से 48 के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका 1746 से 48 के मध्य हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था, है ना। 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था बोलिए। वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका 1760 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए।
9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की निरंकुश भारत में अधिकारियों की निरंकुश भारत सॉरी भारत में अधिकारियों की नियुक्ति होगा। निरंकुश है सॉरी, नियुक्ति नियुक्ति ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किस अधिनियम के द्वारा ये आपका हुआ था, बताइए। तो पहला ऑप्शन है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, और ऑप्शन ई में कोई नहीं या फिर इसमें से एक से अधिक। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का कौन सा नियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम याद रखिएगा। 1833 का कौन सा अधिनियम, 1838 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद के लिए योग्यता रखता है उसे बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस घोषणा का उल्लेख आपका धारा 87 में निहित था। इस घोषणा का उल्लेख आपका चार्टर अधिनियम 1833 का किस धारा में निहित था, आपका धारा 87 में क्या था, आपका उल्लेख था, है ना। वन अगला है अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधान क्या था, चार्टर एक्ट 1833 का अन्य प्रावधान क्या था, बोलिए। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग, आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया, और गवर्नर जनरल के परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो दास प्रथा है ना, दास प्रथा को आपको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार करने के चाय तथा चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय तथा चीनी के साथ व्यापार करने के कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, अब सब कोई क्या कर सकता है, जो भी ब्रिटिश कंपनी है चाय और चीनी का क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन इससे पहले 1833 से पहले क्या था, इसका एक अधिकार था। ठीक है ना, ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर आ जाइए। दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था, जल्दी बोलिए। दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लीटन था, लॉर्ड लॉरेंस था, और आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक था। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था, बोलिए। दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड रिपन, सॉरी लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन था। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, है ना। दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड लीटन था, है ना। ठीक है, ये 1887 की बात है, 1 जनवरी 1887 की बात।
चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन आपका 1 जनवरी 1877, अरे तोरी, 1877 में हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 में हुआ था। 1887 बोल दिए थे, ठीक है ना, गलती हो गया। तो आपका क्या था? आपका प्रथम जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1877 को हुआ था। 1 जनवरी 1877 को किया गया था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन, उस समय भारत का जो वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था। 1876 से 1880 के मध्य इसका कार्यकाल था। तो लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था कब से कब था? 1876 से 1880 के मध्य उसका कार्यकाल था। उसके बाद इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था और कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। और उसे क्या प्रदान किया गया था? कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। तो प्रथम दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? याद कीजिए, बताइए। 1 जनवरी 1877। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन आपका 1 जनवरी 1877 को हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन। कौन था? लॉर्ड लीटन था। आपको पूछा जाएगा लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल था कब से कब तक था? 1876 से 1880 के मध्य। 1876 से 1880 के मध्य लॉर्ड लीटन का क्या था? आपका कार्यकाल था। और उस समय जो महारानी आई थी, महारानी विक्टोरिया को भारत का क्या घोषित किया गया था? सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और महारानी विक्टोरिया को कौन सा उपाधि दिया गया था? महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। महारानी विक्टोरिया कौन सा उपाधि दी गई थी? महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा दिल्ली, पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को हुआ था और दूसरा दिल्ली दरबार आपका 1903 में हुआ था, है ना। पहला 1877 में और दूसरा आपका 1903 में। दूसरा दिल्ली दरबार आपका कब लगा? आपका 1903 में आयोजित किया गया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, है ना। और कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905, ठीक है। और पहला जो दिल्ली दरबार लगा था कब लगा था? 1 जनवरी 1877 को। उस समय जो आपका वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था। कौन था? लॉर्ड लीटन था। दूसरा दिल्ली दरबार आपका कब लगा था? 1903 में लगा था। और इसका जो वायसराय कौन था? आपका कर्जन। इसका वायसराय कौन था? आपका कर्जन था। इसका वायसराय कौन था? आपका कर्जन। और कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905, 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था। तो पहला 77 में, दूसरा 1903 में और तीसरा जो दिल्ली दरबार की बात होगा, तीसरा दिल्ली दरबार आपका आयोजित हुआ था 1911 में, है ना। 1911 में, 1911 में पहला में लीटन, दूसरा में कर्जन और तीसरा में कौन था बताइए? तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था 1903 में, तो भारत का जो वायसराय कौन था? आपका हार्डिंग था, है ना। 1911 में, 1911 में कौन था आपका वायसराय? हार्डिंग द्वितीय था, हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। तो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में आयोजित किया गया था। उस समय भारत का वायसराय कर्जन था और कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से 1905 के मध्य था। तीसरा दिल्ली दरबार आपका 1911 में लगा। तीसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में आयोजित किया गया था और भारत का वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। और तीसरा दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय था। 1910 से लेकर 1916 तक इसका कार्यकाल रहा। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात हुई थी और भारत की राजधानी को कलकत्ता, है ना, भारत की राजधानी को आपका स्थानांतरित कर दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। इसी 1912 में हुआ था, ये दिल्ली आ गया था राजधानी, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ठीक है। तो आपका जो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था कब लगा था बताइए? प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877, 1 जनवरी 1877 को लगा था। उस समय वायसराय कौन था?
उस समय वायसराय आपका लीटन था। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा था? 1903 में लगा था। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1903 में। उस समय जो वायसराय कौन था? वायसराय कर्जन था। उस समय वायसराय कौन था आपका? कर्जन था। और तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा था, कब लगा था, आयोजित हुआ था? 1911 में। और उस समय जो वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न। ग्यारह नंबर प्रश्न पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए। आपका आंसर थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। प्लासी का युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध में जो सेना नायक था, है ना, वही था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ऑप्शन ए में है सी सिलीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा हो जाएगा आंसर, बोलिए। इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड क्लाइव, क्लाइव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी के युद्ध के बाद से ही खुल गया था। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का स्वामी बना दिया तथा यह राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, तो आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हैं, लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, है ना। चलिए अगला चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध, 1760 का जो वांडीवास का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है आपका फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। दूसरा है ऑप्शन स्पेन के खिलाफ लड़ा गया था। तीसरा मैसूर के खिलाफ लड़ा गया था। चौथा और कार्नेटिक के खिलाफ लड़ा गया था। ई ऑप्शन इसमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 1760 का जो वांडीवास का युद्ध हुआ था आपका किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेज और किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के विरुद्ध हुआ था, है ना, वांडीवास का युद्ध। 12 का आंसर कौन हो जाएगा आपका? 12 का आंसर ए सही हो जाएगा, है ना। 12 का आंसर कौन सही हो जाएगा? 12 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपका वर्ष आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की क्या हुई थी? हार हुई थी और उनको पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, है ना। और फ्रांसीसियों की हार हुई थी और पांडिचेरी किसको देना पड़ा? पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही क्या आपका था? सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार और अंग्रेजियों का क्या हुआ था? जीत हुआ था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था?
वांडीबास का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था एवं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। वांडीबास का युद्ध कब हुआ था? वांडीबास का युद्ध आपका 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध था ये। ठीक है, और वांडीबास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वांडीबास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट कर रहा था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली कर रहा था। इतना बात याद रहेगा? एकदम याद रहेगा। तेरह नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न, वर्ष 1632 ईस्वी में में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कौन सी कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बोलिए। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन ए में है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी में है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ऑप्शन ई में कोई नहीं और एक से अधिक। कौन हो जाएगा आंसर? बोलिए। तो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री खोला था। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी भारत में स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। जिसकी भारत में स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना शहर में कब अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। देखिए आंसर तो दिख गया इसका। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए। ऑप्शन ए में है आपका सूरत में, ऑप्शन बी है आपका गोवा में, ऑप्शन सी है आपका कालीकट में, ऑप्शन डी है आपका और चंद्रनगर में, ऑप्शन ई है आपका इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री था आपका कोच्चिन में था। कहाँ पर था? आपका कोच्चिन में था, है ना। और 1503 में स्थापित हुआ था। तो इसमें से तो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ई सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया था? तो कोच्चिन में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम लोग किसके तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन ई के तरफ बढ़ेंगे। किसके तरफ बढ़ेंगे? ऑप्शन ई के तरफ बढ़ेंगे। पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी ना, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चिन में 1503 ईस्वी में क्या किया था? स्थापित किया था। इसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर 1505 ईस्वी में कन्नूर, गोवा, कन्नूर 1505 ईस्वी में कन्नूर, गोवा, दमन दीव एवं हुगली में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? 1503 में स्थापित किया था कोच्चिन में। उसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया। कन्नूर के बाद गोवा में, उसका गोवा, दमन दीव एवं हुगली में अपनी प्रथम फैक्ट्री क्या किया था? स्थापित किया था।
15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? सबको पता होगा, कहाँ पर स्थित है बताइए। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली। क्या हो जाएगा आंसर? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम आपका कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बोलिए? कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है ना? कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान, बंगाल का सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानती, कालिकाता होगा और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्रदान की थी। तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में, है ना, बंगाल का जो सूबेदार कौन था? अजीम उस शान। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी क्या कर दिया? प्रदान किया, जिसके बदले में अंग्रेजों द्वारा इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। 3 गांव के बदले अंग्रेजों को इन गांव के मालिकों को कितना रुपया देना पड़ा? 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में काली घाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में यह पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया था, जिसका नाम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। जिसका नाम क्या था? प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था, है ना। तो बंगाल का जो सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या दिया था? कौन कौन गांव दिया था बोलिए? तो सुल्तानती, कालिकाता और गोविंदपुर दिया था। इसके बदले में अंग्रेज जो गांव का जो मालिक था ना, तो उसको कितना रुपया दिया था? गांव के मालिक को 1200 रुपया देना पड़ा था। अंग्रेज के सम्राट इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में काली घाट में किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम क्या था बताइए? फोर्ट विलियम रखा गया था। उस किला का नाम क्या रखा गया? फोर्ट विलियम रखा गया था। और 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था आपका? चार्ल्स आयर था। प्रथम प्रेसिडेंट कौन था आपका? चार्ल्स आयर था। 16 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का कौन उपयोग करता था? बताइए कौन था डकैत? पहला है आपका डच, दूसरा है आपका ऑप्शन है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा ऑप्शन है अंग्रेज। कौन था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा सही हो जाएगा बोलिए? 16 का कौन सा ही हो जाएगा? पुर्तगाली। क्या आ जाएगा? पुर्तगाली, है ना, डकैत वाला काम करता था। पुर्तगीज या पुर्तगाली बोली, है ना। पुर्तगीज बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था, जहां पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने को स्थापित किया था, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत आने वाले वाणिज्यिक कंपनियों में पुर्तगीज प्रथम था। प्रथम पुर्तगीज प्रथम पुर्तगीज प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डिगामा। यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डिगामा। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट
है ना, भारत के समुद्री तट पर क्या किया था, ये 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। कहीं कहीं आपका रहता है 20 मई 1498, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा आपका 17 मई 1498, है ना। तो बहुत सारा अब जो एग्जाम है, बहुत सारा जो किताब है, 20 मई के जगह पर अब लिखा रहता है 17 मई 1498। अगर आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो 20 मई या 17 मई दोनों में से कोई क्या रहेगा, आपका एक ही रहेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, टिक करना है। तो वास्को डी गामा कब आया था, 1498 ईस्वी में कालीकट भारत के समुद्री तट पर उतरा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ठीक है ना। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, है ना, टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है। तो वास्को डी गामा कब आया था, केप ऑफ गुड होप होते हुए कब आया था, 20 मई 1498 ईस्वी को भारत का समुद्री तट पर पहुंचा था, है ना। कालीकट के समुद्र तट पर उतरा था। अगला 17 नंबर प्रश्न, आंसर दिख जाता है बार बार। 17 नंबर क्वेश्चन, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, बताइए उस राजकुमार का नाम क्या था, है ना। तो आपका पुर्तगाली राजकुमारी का जो शादी हुआ था इंग्लैंड के राजकुमार, इंग्लैंड का कौन सा राजकुमार था जिसको पुर्तगालियों ने बम्बई क्या दे दिया था, दहेज में दिया था, है ना। वाह। तो चार्ल्स द्वितीय का शादी किससे हुआ था, बताइए। चार्ल्स द्वितीय का शादी हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी, है ना, कैथरीन के साथ हुआ था। कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। कब, 1661 ईस्वी में। और 1661 ईस्वी में शादी हुआ था। और जो पुर्तगाली था ना, बम्बई दे दिया था सिर्फ 10 पाउंड में, है ना। वार्षिक आपका कितने किराया था, सिर्फ 10 पाउंड में दे दिया था। किसको, अंग्रेज को दे दिया, है कि नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय आ जाएगा। 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा, है ना, तो कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। और राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया था, 1668 ईस्वी में, ठीक है ना। 1668 ईस्वी में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया, है कि नहीं, कंपनी को दे दिया। अगला 18 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 18 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है ना। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, जमोरिन को दिया जाता है, अल्मीडा को दिया जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है, इसमें से कोई नहीं। किसको दिया जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, बोलिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। स्क्वाड्रन कमांडर के
रूप में क्या किया था, भारत आया था 1509 ईस्वी में। इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अलबुकर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। तो आपका 1509 ईस्वी में इसे भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया गया था अलबुकर को। अलबुकर्क को अल्फांसो डी अलबुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। आपको पूछा जाएगा कि अल्फांसो डी अलबुकर्क कब आया था भारत, तो 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था और 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। 1509 ईस्वी में इसे वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। तो अलबुकर्क को भारत में पुर्तगाली वायसराय का पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न। उन्नीस नंबर प्रश्न पर आ जाइए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, बताइए। पहला है आपका डियाज, दूसरा आपका ऑप्शन है आपका वास्को डी गामा, और तीसरा ऑप्शन है आपका अल्मीडा, और चौथा ऑप्शन है आपका अल्बुकर्क। कौन सा हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा, बोलिए जल्दी, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। अल्मीडा, कौन सा आ जाएगा आपका अल्मीडा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा आपका, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्मीडा आ जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, आपका अल्मीडा था, है ना। कौन था आपका, अल्मीडा था, है ना। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, 1505 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत आगमन से 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन दमन होगा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। ठीक है ना। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था, कब आया था, 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा था। कब आया था, 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था, 1505 ईस्वी में आया था। इसके बाद हिंद कब आया था, बोलिए, 1505 ईस्वी में आया था। भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, है ना। किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्मीडा कब तक भारत में रहा, बताइए, 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। तो पहला जो वायसराय बन के आया था कौन सा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था। उसके बाद ये 1505 से 1509 के बीच रहा था ये, और अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपका 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया था। अल्बुकर्क कब आया, 1509 ईस्वी में आया था, है ना। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क आया।
वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को क्या कर दिया, इसने प्रोत्साहन किया। जो भी पुर्तगाली था उसको बोल दिया कि पुर्तगाली जो भी है वो भारतीय महिलाओं से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, ताकि उसका आबादी क्या करे, बढ़े, है कि नहीं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। पर कर्नाटक युद्ध का प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। पहला ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी, ऑस्ट्रेलिया की आपका राजगद्दी का जंग, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग। और तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी के लिए जंग। और चौथा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो कर्नाटक प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। इसी के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका। ठीक है ना, अंग्रेज और किसके बीच, फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, है ना। अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर हराया था। शॉली के स्थान पर कौन हराया था बताइए। तो विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया जोसिया चाइल्ड, है ना, जोसिया चाइल्ड। बताइए निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर हराया था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थॉमस बेस्ट को हराया था। किसको हराया था, थॉमस बेस्ट को हराया था, थॉमस बेस्ट को हराया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। थॉमस बेस्ट ने सॉली नामक स्थान पर थॉमस बेस्ट ने सॉली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। और पुर्तगाली नौसेना को क्या किया था, पराजित किया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। विलियम हॉकिंस कब आया था बताइए, भारत। तो जहांगीर के समय में क्या था, भारत आया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था, है ना। तो आपको विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने कितना का मनसब प्रदान किया था, 400 का मनसब प्रदान किया था। ये मनसब आपका उपाधि होता है, ठीक है ना। 400 का मनसब क्या किया था, प्रदान किया था। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, ठीक है ना। कहाँ पर स्थापित की थी, सूरत में। इससे पहले भी आपका स्थापित किया था उसने, कब, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। लेकिन अस्थाई फैक्ट्री आपका कब कहाँ पर स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था, है ना। और 1613 ईस्वी में बन के वो तैयार हो गया था, है ना। तो अस्थाई फैक्ट्री था यहाँ पर, जो क्या था आपका, मछलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री था।
और सूरत वाला फैक्ट्री तो ये 1608 में ही बनाना चालू किया था, लेकिन कई कारणों के कारण वो उसको बंद करना पड़ा। बाद में वहीं पर सूरत में ही क्या किया, 1613 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया था। कौन? अंग्रेज। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। ये आपका अस्थायी फैक्ट्री था। और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री आपका कौन था? मछलीपट्टनम था, है कि नहीं? तो 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री आपका सूरत में स्थापित किया था। और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली जो फैक्ट्री था आपका कहाँ पर था? मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया था। कहाँ पर, कब स्थापित किया था? 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। कब? 1611 ईस्वी में स्थापित किया था।